Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. In last class I have discussed some question in which you have to draw the network scheduling for the given data. Now in this question also A is given, B is given, C, D all are given, and their predecessor activities are also given. You have to just draw the network diagram for this. So students, you can see here that A, B, C are the starting event. So what we will do, we will draw like this, A, B, C. Now you have to be careful that the preceding event, मतलब A, D के लिए preceding event आपका A है, और E के लिए preceding event आपका C है, और F के लिए preceding event B, D है, G के लिए भी B, D है, H के लिए E, F है, I के लिए A है, J के लिए G है, और K के लिए E, F है. तो इस तरह से आपको फिगर बनाना है कि आपका ये सारा जो क्राइटेरियाज़ है वो फुलफ़िल हो जाए. तो चलो हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं. हमारा A, B, C 3 इवेंट है. उसके बाद देखो D का प्रीसीडिंग इवेंट A है, तो ठीक है हम लोग D यहाँ पे लिखे हैं और उसका प्रीसीडिंग इवेंट A डाल दिए. E का प्रीसीडिंग इवेंट C है, तो हम लोग देखो C के लिए E प्रीसीडिंग इवेंट ले लिए. फिर F जो है वो B और D दोनों का प्रीसीडिंग इवेंट है, तो हमें B और D को आपस में मैच करवाना होगा ताकि हम लोग यहाँ से F भी जनरेट कर सके. G का भी प्रीसीडिंग इवेंट B, D है, तो यहाँ से हमें एक और जाएगा और वो मेरा G होगा. तो हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएं कि आप यहाँ पर देखो कि B और D जो है, B और D जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ से आपका G निकला है और F भी निकला है. फिर अगर हम बैक जाएं और देखें H का मेरा प्रीसीडिंग इवेंट E एंड F है, तो हम लोग देखो कि हम लोगों को H का प्रीसीडिंग इवेंट क्या लेना होगा. ये आपका H है, तो E और F आपका H का प्रीसीडिंग इवेंट है, तो E और F को आपको एक जगह पर मिलाना होगा. नेक्स्ट अगर हम ब्लैक साइड करके देखें तो I का प्रीसीडिंग इवेंट A है, तो देखो हम लोग I को ऐसा लेंगे कि आपका प्रीसीडिंग इवेंट A आए. तो हम लोग I को कहाँ लेना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा I ऐसा है कि इसका प्रीसीडिंग इवेंट A है. ठीक है, I यहाँ है तो उसका प्रीसीडिंग इवेंट आपका A है. ठीक है ना. तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि B और D का प्रीसीडिंग इवेंट GH आ गया. G और F मतलब G और F जो है उसका प्रीसीडिंग इवेंट B, D दोनों था, तो वो भी मेरा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया. H का प्रीसीडिंग इवेंट आपका E और F था, वो भी मेरा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया. सिमिलरली K का प्रीसीडिंग इवेंट भी आपका EF था, तो देखो EF K का भी था, तो चलो ठीक है हम लोग का वो भी फुलफ़िल हो गया. अब फाइनली हम लोग सारे इवेंट्स को क्या करेंगे, एक जगह पे ऐड कर देंगे, एक जगह पे लाकर I, J, K सारे को मिक्स कर देंगे. तो ओवरऑल हमारा ऐसे ही नेटवर्क शेड्यूलिंग होता है. तो ये नेटवर्क डायग्राम हम लोग CPM और PERT के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये काम आता है, तो इसीलिए हमें ये पढ़ते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि टाइम एनालिसिस क्या होता है. तो टाइम एनालिसिस में क्या होता है, वंस द नेटवर्क ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड द टाइम एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क बिकम इसेंशियल. अब एक बार अगर आप है ना नेटवर्क एनालिसिस कर लिए, नेटवर्क डायग्राम बना लिए, तो अब हमें टाइम का एनालिसिस करना होता है कि हम लोग का टाइम कैसे कम टाइम में हमारा सारा जो काम है वो पूरा हो जाए. तो उसके लिए हम लोग टाइम एनालिसिस करते हैं. तो एन एक्टिविटी टाइम इज़ अ फॉरकास्ट ऑफ द टाइम एन एक्टिविटी इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक इट्स फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स कंप्लीशन. मतलब कोई भी टाइम एनालिसिस क्या होता है, टाइम एनालिसिस का मतलब कि कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में स्टार्टिंग टाइम क्या लगेगा और उसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम क्या होता है, ये पता करना हमारा टाइम एनालिसिस होता है. कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये दो चीज़ पे ज़रूर ध्यान देते हैं कि हमारा स्टार्टिंग टाइम क्या होगा और हमारा कंप्लीशन टाइम क्या होगा. तो यहाँ पर देखो IJ क्या है, एक्टिविटी IJ विथ टेल इवेंट I एंड हेड इवेंट J. तो I और J क्या है, I जो है वो हमारा टेल इवेंट कहलाता है और J जो हमारा हेड इवेंट कहलाता है. TIJ क्या होता है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द एक्टिविटी IJ. मतलब IJ एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम है वो हमारा TIJ कहलाता है. फिर हमारा नेक्स्ट है ESIJ, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्टिविटी IJ. EFJ अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम. LS होता है आपका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और LF होता है लेटेस्ट आपका फिनिशिंग टाइम. तो ये सब आपको याद रखना होगा कि ये हमारा क्या डिनोट करता है. ES मतलब अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, EF मतलब अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, LS मतलब हो गया आपका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और LF मतलब हो गया आपका लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम. तो अब हम लोग इस पे नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन या फिर अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होता है. तो देखो कि बिफोर स्टार्टिंग कंप्यूटेशन द अकरेंस टाइम ऑफ द इनिशियल नेटवर्क इवेंट इज़ फिक्स्ड.
जो अर्लीस्ट टाइम होता है, जो अक्रेंस टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है. द फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन यील्ड्स द अर्लीस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी आई जे एंड इनडायरेक्टली the earliest occurrence time for each event namely EI. दिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. तो देखो हम लोग को अर्लीस्ट टाइम अगर निकालना होता है तो उसके लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. पहला स्टेप देखो क्या है कि द कंप्यूटेशन बिगिन्स फ्रॉम द स्टार्ट नोड एंड मूव टूवर्ड्स द एंड नोड. लेट 0 बी द स्टार्टिंग टाइम फॉर द प्रोजेक्ट. हम लोग 0 टाइम से इसको स्टार्ट करेंगे. अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम जो होता है जिसे हम ESIJ कहते हैं इज इक्वल टू, उसको हम लोग EI दिखाते हैं, इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम when an activity can begin assuming that all predecessors are also started at their earliest starting time. मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम वो टाइम होता है जिस पे मेरा एक्टिविटी जो होगा वो बिगिन होगा. अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है वो क्या होता है, इज़ द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम. मतलब अर्ली स्टार्टिंग टाइम में एक्टिविटी टाइम को जोड़ दो तो वो आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा. तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम फॉर द इवेंट जे इज़ द मैक्सिमम ऑफ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ ऑल द इवेंट्स एंडिंग एट द टाइम. मतलब अगर हमें अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालना है तो वो मैक्सिमम क्या होगा, आपका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम का जो मैक्सिमम है वो हमारा होता है EJ. तो ये आप ना डायग्राम से समझोगे कि ये हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं. जब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा तब उससे आप समझोगे कि अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होता है. मतलब देखो जैसे कि मान लो कि 1 है, 2 है और ऐसे 3 गया, फिर 1 से यहाँ पे एक 4 गया और यहाँ से आपका एक 5 गया. ठीक है, इस रूट से अगर हम जाएंगे तो 1 से 2 जाने में मान के चलो कि ये रूट है और ये मतलब वहाँ से वहाँ जाने का एक खर्च है, मतलब भाड़ा है. जैसे हम लोग है ना जो फेयर है, कॉस्ट है 2 रुपये है और यहाँ से यहाँ 4 रुपये. फिर अल्टीमेटली हम लोगों को पहुँचना है यहाँ 6 पे. ठीक है, 5 से 6 पे, या फिर इस रूट से जाएंगे तो 2 और 3 2 4 5 6 रुपये और इधर मान लो कि 3 रुपये कॉस्ट है तो 6 3 9 हो गया. अब अगर इस रूट से जाएंगे तो यहाँ पे 6 रुपये लग रहा है, यहाँ पे 9 रुपये लग रहा है और यहाँ पे 2 रुपये लग रहा है, तो 11 6 17 रुपये लग रहा है. तो किस रूट से जाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, बहुत कम कॉस्ट लगेगा, तो वो हो गया. जैसे फिर से अगर हम बताएं कि मान लो कि ये 1 है, यहाँ से 2 जा रहे हैं, यहाँ से 3 जा रहे हैं और लास्टली फाइनली मिल रहे 6 पे. फिर इस रूट से अगर जाएँ 4 5 और फाइनली मिल रहा है 6 पे. 1 से 2 जाने का कॉस्ट है 2 रुपये, 2 से 3 जाने का कॉस्ट है 4 रुपये और 3 से 6 जाने का कॉस्ट है 2 रुपये. यहाँ से 1 से 4 जाने का कॉस्ट है 6 रुपीज़, 4 to 5 जाने का कॉस्ट है 7 रुपीज़, 5 to 6 जाने का कॉस्ट है 8 रुपीज़. अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ आपको ओवरऑल 21 रुपीज़ लग रहे हैं और यहाँ पे आपको 8 रुपये लग रहे हैं. तो आप कौन सा रूट पसंद करोगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6. तो वही चीज़ होता है कि यहाँ पे अगर हम EJ निकाल रहे हैं तो मतलब कि हम अर्लीस्ट टाइम से लेकर TIJ तक का जो ऐड किया उस पर मैक्सिमम वाला पोर्शन निकाल रहे हैं जिस पे हमारा मैक्सिमम लग रहा है. तो अगर प्रॉफिट का बात होगा तो मैक्सिमम वाले से जाएंगे. अगर कॉस्ट का बात होगा, मतलब जहाँ पे मेरा कॉस्ट लग रहा है तो वहाँ पे मिनिमम वाले पार्ट से जाएंगे. और अगर मेरा टाइम का बात होगा तो भी मिनिमम वाले में जाएंगे. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन. इसमें क्या होता है कि हम लोग लेटेस्ट इवेंट टाइम निकालते हैं. इंडिकेट द टाइम बाय विच ऑल एक्टिविटीज़ एंटरिंग इनटू द इवेंट मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब लेटेस्ट इवेंट टाइम का मतलब कि कंप्लीट होने का टाइम, कि पूरा इवेंट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए बिना कोई डिले के, तो वो हमारा लेटेस्ट टाइम कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका दीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिवर्सिंग द मेथड ऑफ द कैलकुलेशन. मतलब यहाँ पे हम लोग है ना लेटेस्ट टाइम अगर लेकर चलेंगे तो हमें E=L लेके चलना होगा. लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर द एक्टिविटीज़ द टारगेट टाइम फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. मतलब अगर वो स्टार्टिंग टाइम पे फोकस्ड है, अगर आपका अर्लीस्ट जो इवेंट टाइम है वो स्टार्टिंग पे अगर फोकस्ड है तो आपका जो लेटेस्ट है वो आपका कंप्लीशन पे फोकस्ड है. तो LFIG मतलब LG होगा, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्टिविटी का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस द एक्टिविटी टाइम. मतलब कंप्लीशन टाइम में से अगर आप एक्टिविटी टाइम को, मतलब ये ना मान के चलो कि उल्टा है, अर्लीस्ट का उल्टा लेटेस्ट है. और यहाँ पे हम लोग मिनिमम LI निकालना होगा तो मिनिमम J ऑफ LJ माइनस TIJ निकालते हैं. इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोट्स एंड स्लैक टाइम. तो देखो फ्लोट इज देखो फ्लोट का मतलब क्या होता है. फ्लोट इज़ द डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एंड द अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम. अगर लेटेस्ट और अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम में जो डिफरेंस आता है वो हमारा फ्लोट कहलाता है. तो ये एक तरह का एरर है. स्लैक इज डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट एंड द अर्लीस्ट इवेंट टाइम. लेटेस्ट एक्टिविटी टाइम
और अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम में जो डिफरेंस होता है वो फ्लोट कहलाता है, और लेटेस्ट अर्ली इवेंट टाइम और अर्लीस्ट इवेंट टाइम में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग स्लैक कहते हैं. तो हेंस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्लैक एंड फ्लोट इज दैट स्लैक इज यूज्ड फॉर इवेंट ओनली, वेयर एज फ्लोट इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ ओनली. इवेंट के लिए आपका स्लैक यूज़ होता है और फ्लोट जो होता है वो एक्टिविटीज़ के लिए होता है. तो हम लोग टोटल फ्लोट निकालते हैं. टोटल फ्लोट देखो कैसे निकाला जाता है. इट इज़ रिफर्ड एज द अमाउंट ऑफ टाइम विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कुड बी डिलेड बियॉन्ड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. मतलब देखो टोटल फ्लोट क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम विच बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कुड बी डिलेड बियॉन्ड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट. मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बिना अफेक्ट किए हम लोग कितना, मतलब है ना, कोई एक्टिविटी को मैक्सिमम कितना डिले कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है टोटल फ्लोट. तो मैथमेटिकली द टोटल फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी आई जे इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ दैट एक्टिविटी. हेंस टोटल फ्लोट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का डिफरेंस निकाल दिए तो वो हमारा टोटल फ्लोट कहलाया. नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्लोट. देखो क्या होता है फ्री फ्लोट. देखो हमारा क्या होता है कि फ्री फ्लोट द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड बियॉन्ड अर्लीस्ट फिनिश टाइम विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द सबसिक्वेंट सक्सीडिंग एक्टिविटी. बिना अफेक्ट किए अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट सक्सीडिंग एक्टिविटी. मतलब जैसे कि 1 है, 1 के बाद आपका 2 होता है, तो इसका टाइम जो भी लगे, मान लो कि 1 के बाद 2 काम को में जाने के लिए हमको 2 आवर्स का लगेगा. तो इस तरह के टाइम को बिना अफेक्ट किए अगर हम लोग है ना, ये ओवरऑल अगर हम लोग बिना अफेक्ट किए अगर हम लोग कोई टाइम कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कितना हम लोग डिले कर सकते हैं बियॉन्ड द अर्लीस्ट फिनिश टाइम विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट सक्सीडिंग एक्टिविटी, तो वो हमारा फ्री फ्लोट कहलाता है. मतलब इसको ओवरऑल अगर आप डेफिनेशन अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो फ्री फ्लोट का एफ कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे. मतलब टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक. हेड इवेंट स्लैक मतलब हो गया कि आपका एल जे माइनस ई जे. दिस फ्लोट इज कंसर्नड विद द कमेंसमेंट ऑफ द सबसिक्वेंट एक्टिविटी. द फ्री फ्लोट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू द टोटल फ्लोट. इसके बाद आपका एक इंडिपेंडेंट फ्लोट आता है. तो ये सारा कुछ आप आराम से समझ लोगे अगर हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे. इंडिपेंडेंट फ्लोट में भी हम लोग ई जे माइनस एल जे, ई जे माइनस एल आई माइनस टी एफ, मतलब फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैक निकालते हैं. तो ये सारा फिर आपका क्रिटिकल एक्टिविटी होता है. एन एक्टिविटी सेट टू बी क्रिटिकल इफ़ अ डिले इन इट स्टार्ट्स विथ कॉज ऑफ फर्दर डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी वो हो गया कि अगर कोई भी एक्टिविटी में डिले, देखो एक्टिविटी बोलने का मतलब कि अगर हम 1 से 2 में जा रहे हैं तो ये हमारा एक्टिविटी है. तो ये एक्टिविटी में बिना डिले किए, मतलब बिना किसी, मतलब डिले करने की वजह से अगर पूरा आपका प्रोजेक्ट टाइम में डिले हो जा रहा है तो वो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया. तो ओवरऑल ये एक थ्योरी पार्ट था. हम लोग इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे तो फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट ये सब क्या होता है ये आप लोग ज़्यादा अच्छा से विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ पाओगे. तो अभी एक बार सारे पूरे ये जो पूरे नोट्स उसको एक बार थॉरोली रीड कर लो, समझ लो. अगर कुछ भी डाउट होता है तो पूछो. और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी मीन्स ये टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट पे ही. तब आप लोग और अच्छे से इसे समझ पाओगे कि ये एक्चुअल में कैसे हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने में मदद करता है. थैंक यू.